ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं हिमानी और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सितारगंज के रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारत विकास परिषद शाखा सितारगंज द्वारा 10 जरूरतमंद विकलांग लोगों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ प्रांतीय अध्यक्ष हरीश जोशी सहित अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। संस्था जो है एक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करती है, समय समय पर ऐसे शिविर लगाती है। आज दिव्यांगों के लिए इन्होंने जो है कि आप देखिए ट्राईसाइकिल का वितरण इन्होंने किया है और नेत्र चिकित्सा को लेकर भी अभी पूर्व में इनका जो है एक शिविर लगा था। और भारत विकास परिषद अच्छा कार्य करती है और समाज के बीच में हमेशा जुड़ी रहती है। हर वर्गों को साथ लेकर चलने वाली भारत विकास परिषद को मैं अपना पूर्ण समर्थन और सहयोग देता हूँ। यूथ कांग्रेस द्वारा संयुक्त रूप से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जांच बंद करने के लिए विरोध में प्रदर्शन किया गया और उन्होंने कहा कि जब से NHM कर्मियों की हड़ताल चली है तब से पूरे जिले की स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से उतर गई हैं। वहीं कांग्रेसियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द NHM कर्मियों की हड़ताल खत्म नहीं की और जिला महिला चिकित्सालय में गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जाँच शुरू नहीं करवाई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अधिकारी कार्यालय के सम्मुख प्रदर्शन किया। हम आपको बता दें कि पिथौरागढ़ एक सीमांत जिला है और यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पटरी से उतर चुकी हैं। जैसे आपको पता है कि बहुत लंबे समय से NHM कर्मी जो है धरने पर बैठे हैं, हड़ताल कर रहे हैं और इसको देखते हुए जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो ब्लॉकों में हैं दूर दराज के, वहाँ ताला लगा है, कोई भी जांच वहाँ पे नहीं हो रही है। प्रसव पीड़ित जो हमारी महिलाएं हैं वो इतने दूर 70-80 किलोमीटर आने को बाधित हैं अपनी जाँचों के लिए भी। और पिथौरागढ़ जो महिला चिकित्सालय है वहाँ जो फ्री टेस्ट हो रहे थे, फ्री जांच हो रही थी, उस लैब को बंद कर दिया गया है, जो अपने आप में महिलाओं के खिलाफ भाजपा और इस सरकार का एक चेहरा दिखाता है। हम पूछना चाहते हैं भाजपा सरकार से, एक तरफ तो महिलाओं को अपने आप को महिलाओं का हितैषी सरकार बताती है, लेकिन दूसरी तरफ पिथौरागढ़ जो एक सीमांत और बहुत बड़ा जिला है, यहाँ अगर जांच के लिए अगर महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अगर प्राइवेट में जाना पड़ रहा है, आर्थिक व्यय ज़्यादा झेलना पड़ रहा है, या प्रसव के लिए जो दूर दराज में ब्लॉक में महिलाएं हैं उनको यहाँ आना पड़ रहा है, कई लोगों को जान तक गंवानी पड़ रही है, तो ये सरकार महिला विरोधी सरकार है। हम यहाँ पे चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द NHM कर्मियों की मांग नहीं मानी और पिथौरागढ़ में जो फ्री जाँच हो रही थी गर्भवती महिलाओं की वो शुरू नहीं की तो हम और उग्र रूपी आंदोलन करेंगे आने वाले समय में। हल्द्वानी की लाइफलाइन कही जाने वाली गौला नदी जहां हजारों परिवारों का पालन पोषण करती है, तो वहीं यहां के स्टोन क्रैशर की लाइफलाइन कहे जाने वाले डंपर एसोसिएशन के लोगों ने स्टोन क्रैशरों के उत्पीड़न के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसको लेकर आज गौला संघर्ष समिति के तत्वाधान में डंपर स्वामियों ने स्टोन क्रैशर स्वामियों के मनमाने तरीके से रॉयल्टी वसूलने को लेकर शासन प्रशासन पर कई प्रकार के गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए डालते हैं एक नजर। सीधे सीधे सरकार का दोष है, ये मध्यस्थता कराने का कार्य सरकार का होना चाहिए। सरकार इस दबाव में है क्योंकि खुला खेल जो खनन का हो रहा है उसमें जो क्रशर्स का रिन्यूअल हुआ है, ये पूरे प्रदेश भर की जानकारी, मैं नई बात बता रहा हूँ, उसमें मोटा खेल पैसे का हुआ है। तो जो क्रशर मालिक है वो तो दबाव बनाएंगी सरकार पे, जब उन पे वसूली हुई है, सरकार उनके दबाव में कार्य कर रही है। और जो मजदूर और जो डंपर मालिक हैं जो गौला संघर्ष समिति से जुड़े हैं, गौला जो हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे शहर की, हमारी विधानसभा की, ज़िले की जननी है, उसको चौपट करने पे उतारू हैं। और ये अंत में यही चाहेंगे कि ये जितने व्यवसायी हैं जो कि अपना इंडिपेंडेंट कार्य करते हैं, ये सब अपने डंपर बेच दें, ये मजदूर यहाँ से चले जाएं और ये गौला नदी भी किसी प्राइवेट हैंड में बेच दें। इनका मेरे ख्याल से कार्य केवल ये रह गया है कि जितने भी स्वरोजगार रोजगार के माध्यम है उन्हें चौपट करके बड़े बड़े लोगों के हाथ में दे दे। ये टॉप टू बॉटम भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति है। गौला संघर्ष समिति ने पहली बार प्रदर्शन नहीं करा, कांग्रेस की सरकार में भी करा, मैंने जैसा भी कहा, लेकिन उस समय जब मेरी माताजी जीवित थी वो खुद स्वयं मध्यस्थता कराकर इन चीज़ों का निराकरण 1 दिन 2 दिन में करा देती। लेकिन हम इनके हालात ऐसे हो गए कि इनको बहुत संघर्ष इस समय करना पड़ेगा, तब जाके कहीं सरकार के कान में जू रहेगी। और मुझे लगता नहीं है जिस सरकार ने मोटी उगाई करी हो क्रशर मालिकों से कि उनके वो आज दबाव में है। और स्वाभाविक सी बात है, क्रशर मालिकों ने पैसा जब सरकार को दिया है तो अपने पैसे का दबाव तो दिखाएगी। लगभग 18-19 दिन हो गए हैं गौला के चुगान की कार्रवाई प्रारंभ होगी, लेकिन अभी तक जो समस्या डंपर स्वामियों की है और जो वहाँ के मजदूरों की है
इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। और इतने दिन से ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार के पास सारी सूचनाएं हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल मुंह बंद किए बैठी है। तो ऐसी सरकार जो मजदूरों के हितों की अनदेखी कर रही है, किसानों के हितों की अनदेखी कर रही है, डंपर स्वामी जो लगभग जिनकी संख्या 8,000 के लगभग यहाँ पर है, रोजगार ये देते नहीं, जो लोग रोजगार में लगे हुए हैं उनको बेरोजगार कर रहे हैं। तो ऐसी सरकार के खिलाफ जो जन आक्रोश है निरंतर बढ़ता जा रहा है। और मैं इस आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि यदि जल्दी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो निश्चित रूप से बहुत गंभीर परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे। आए अपने रेटों की मांग को लेकर आए। कल जिलाधिकारी महोदय ने जो है हमारी बात कराई थी, क्रेशर स्वामियों के बीच में बैठ के मध्यस्थता कराई थी, लेकिन क्रेशर स्वामियों ने जो है जिलाधिकारी साहब की बात को ना मानते हुए, क्योंकि रेटों को लेकर बात चल रही थी, उन्होंने जो अपने स्विच ऑफ कर लिए, जिलाधिकारी महोदय की कोई बात नहीं सुनी। इसको लेकर जो हमने कल 9 बजे निर्णय लिया, हम आंदोलन करेंगे, एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे। अगर हमारी बातें नहीं मांगी गई तो मुग्र आंदोलन करेंगे, जिसमें कि हमारे एक साथी जो है शंकर जोशी, उन्होंने आत्मदाह के लिए भी किया है। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी यहाँ के जिला प्रशासन की सरकार की होगी। हमारी जो है रेटों की लेकर मांग है, हमारे 35 रुपये की मांग है, और ये जो हमें जो है 25 रुपये दे रहे हैं। इसको लेकर हमारा जो है टकराव की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि हमारी रोटी रोजी का संकट पैदा हो गया है। क्योंकि जो ये हमें 25 रुपये देने के लिए कह रहे हैं, 28 रुपये तो हमारा खर्चा आता है 1 क्विंटल में, और ये हमें 1 क्विंटल के 35 रुपये देने के लिए कह रहे हैं। इसको लेकर जो है हमारा आंदोलन जारी है और जारी रहेगा। देखिए, स्टोन क्रेशर जो है पूरी सरकार पर हावी है। वह जो है वाहन स्वामी को उचित रेट नहीं दे रहे। जो गोला में जो गाड़ियां बिल्कुल फेयर काम करती है, पूरा टैक्स, इंश्योरेंस और फिटनेस सब गाड़ियां उनकी ओके रहती हैं, उनको ये पैसे नहीं दे रहे हैं। और जो चोरी की गाड़ियां हैं, जिनका हाई हुआ 300-300, 400-400 कुंटल बाहर से यहाँ माल ला रही हैं, तो चोरी का माल से इनको पड़ता आ रहा है। इस वजह से हमें रेट नहीं देना चाहते हैं। इसी रेटों की लड़ाई को लेकर हमारी मांग है 35 रुपये प्रति कुंटल हमें भाड़ा दिया जाए, लेकिन ये देने को राजी नहीं है। इसलिए हम आज मजबूरीवश हमने डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया, सीएम साहब को भी ज्ञापन दिया, लेकिन क्रेशर वाले इन सब अधिकारियों पर हावी हैं। इस वजह से वो हमें रेट नहीं देना चाहते हैं और रेटों की यह लड़ाई चल रही है। आज हमने एसडीएम कोर्ट का घेराव किया, कल हम जो है डीएम साहब का घेराव करेंगे। नहीं माने तो आने वाले 30 तारीख को जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, उसमें हम आत्मदाह भी अगर हमें करना पड़े तो हम वो करेंगे। उनके कार्यक्रम को हम विफल कर देंगे, भले ही हमें जेल क्यों न जाना पड़े। यूँ तो हमारे देश में प्रतिभावान लोगों की कमी नहीं है। आज भी देश के होनहार, देश के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तर्ज पर देश को आगे बढ़ाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ऐसे ही एक छात्र अंकित ने एक ऐसी मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर कॉलेज के प्रबंधन सहित तमाम लोगों को अचंभित किया है। जी हाँ, आरसीआई कॉलेज के छात्र ने एक ऐसी मिसाइल बनाई है जो 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इंजीनियरिंग में एक हमारे एलुमनाई छात्र हैं जो कि अंकित, उन्होंने 1 वर्ष पहले यहाँ से बीटेक किया था। उन्होंने एक रिसर्च लेबोरेटरी यहाँ पर सेट की है, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन में है, और वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। उससे रिलेटेड ही उन्होंने कुछ रॉकेट्स को बनाया और जिसको लॉन्च किया गया है स्पेस की तरफ, यानी कि लगभग 3 किलोमीटर की रेंज तक वो गया, उड़ा और फिर वो नीचे आया। तो इस टाइप की रिसर्च एक्टिविटी हमारे प्रांगण में होती रहती हैं, और वो पहले भी करते रहे हैं, अब आगे भी करते रहेंगे। और इस रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर आज की डेट में बाहर से भी 2-3 यूनिवर्सिटी से बच्चे आ रहे हैं, और उसके ऊपर वे लोग जो हैं कार्य कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी एक लेबोरेटरी तैयार की है हम लोगों ने, और उसके अंतर्गत ये कार्य होते रहेंगे आगे भी। तो मैं अंकित को बधाई देता हूँ इस कार्य के लिए। और बहुत सारे बच्चे इकट्ठे थे, सब लोग देख रहे थे, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। इससे होगा ये कि रिसर्च की में जो है काम करने के लिए मौका मिलेगा बच्चों को, और उन्हें प्रोत्साहन भी मिलता है कि हमें भी स्पेस की तरफ जाना चाहिए। जैसे मिशन मंगल में हमने देखा था, बहुत ही सस्ते में हम लोग जो है मार्स पर पहुंच गए, और जो है इसी तरीके से अगर ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हम लोग करते रहेंगे तो ज़रूर हमारा देश जो है तरक्की करेगा इस दिशा के अंदर भी, यानी कि रिसर्च इन स्पेस। इस रॉकेट को बनाने में अराउंड 50,000 रुपीज़ खर्च किए हैं। 50,000 का हमने पूरा खर्च एक्सपेंस हमारा गया, क्योंकि रॉ मटेरियल मंगाना, रॉ मटेरियल पे वर्क करना, उसके बाद हमारे जो फ्यूल्स हैं इंडस्ट्रियल ग्रेड फ्यूल हमने यूज़ किए हैं। इसकी अभी हाइट 2.8 किलोमीटर गई है। इससे हम लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था वो 3 किलोमीटर का था। आने वाले टाइम में अगर हम चाहें तो इसको और ज़्यादा बड़े लेवल पे कर सकते हैं। रॉकेट की एल्टीट्यूड को बढ़ाया जा सकता है, हाइट को बढ़ाया जा सकता है,
और फ्यूचर में हमें अपनी कंट्री के लिए खुद के रॉकेट डेवलप कर सकते हैं। आज जान सकते हैं आप, रीयूजेबल टेक्नोलॉजी आ रही है रॉकेट्स की, स्पेस साइंटिस्ट की नीड्स हैं, जैसे स्पेस एक्स वर्क कर रहा है, इसी तरीके से हमारा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हम लोग यहाँ पे रन करना चाहते हैं। फ्यूचर में जैसे ही अगर हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, उत्तराखंड गवर्नमेंट से या किसी से हमें इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं सबसे पहले हाई एल्टीट्यूड बलून सेटेलाइट, ये हमारा फ्यूचर प्रोजेक्ट होगा। उसके बाद मैं और मेरी टीम आने वाले टाइम में 105 किलोमीटर जो अर्थ के ग्रेविटी से एग्जिट कर जाता है, लो अर्थ ऑर्बिट जहाँ से स्टार्ट हो जाता है, वहाँ के लिए एक रॉकेट प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे ही हमें इन्वेस्टर मिल जाएंगे, हम लोग उस रॉकेट को प्रिपेयर करेंगे। बहुत जल्दी आने वाले टाइम में हम स्पेस के अंदर अपनी पहली एंट्री को दाखिल करेंगे। 26 दिसंबर को रानीखेत पहुंच रही भाजपा की विजय संकल्प रैली में उस वक्त हंगामा हो गया जब तीनों मंडलों की संयुक्त बैठक में डॉक्टर प्रमोद नैनवाल पहुंच गए। तीनों मंडल अध्यक्ष भी नैनवाल को बैठक में देख भड़क उठे और उनकी मौजूदगी का विरोध करने लगे। बैठक में यात्रा को सफल बनाने की तैयारी पर विचार चल रहा था। वहीं विधानसभा प्रभारी गोविंद पिलखवाल ने कहा कि बैठक में सिर्फ अपेक्षित पार्टी सदस्य ही भाग ले सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर नैनवाल सहित तमाम अन्य नेता बैठक से बाहर चले गए। बाद में कुछ लोग नैनवाल की बैठक में मौजूदगी से नाराज भी दिखे, जिनका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, तो वहीं नगर पंचायत लालकुआ इसे पलीता लगाता नजर आ रहा है। बताते चले कि यहां जवाहर नगर वार्ड नंबर 3 में बने सार्वजनिक शौचालय की हालत बद से बदतर है। दरवाजे टूटे पड़े हैं तो वहीं नलों में पानी नहीं है और स्थानीय लोगों और राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब लोगों की मांग है कि अविलंब शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त की जाए। नंबर 3 है, वार्ड नंबर की समस्या ये है, इस पानी की टंकी में पानी नहीं आता है। शौचालय के दरवाजे सारे टूटे पड़े हैं, नाली सारी टूटी पड़ी हैं। इसके लिए कई बार कह चुके हैं, आजकल करते रहते, काफ़ी समय हो गया है। देखने आते हैं, उनने कहीं इसका मंजिला बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, मगर अभी तक बन नहीं पाया। इसके 4-5 घर हैं, उसका लाभ उठाते हैं और आम जनता निकलती है, पानी होता नहीं इसमें, इसलिए हक के चले जाते हैं और गंदगी फैलती रहती है। दरवाजे सब टूटे पड़े हैं, आप इसलिए खुद देख सकते हैं। कौन लोग इस्तेमाल करते हैं इसको? सभी जनता यूज़ करती है। एक तो हमारा घर है, विशंबर सिंह है, और यहाँ पे हैं कई घर हैं, 4-5 घर हैं, वो सब करते हैं। ये इसको सही करा जाए और ये सरकारी जो शौचालय प्रधानमंत्री योजना से आए हुए हैं वो घरों के लिए दिए जाएँ। लालकुआ है सर, और ये वार्ड नंबर 3 की यही समस्या है कि ये मतलब टॉयलेट बाथरूम जो हैं काफ़ी समय से मतलब ये बेकार हैं, इनके दरवाजे और सब टूटे हुए हैं। और मतलब यह है कि यहाँ देखने आते हैं लोग, लेकिन मतलब कोई इस तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है। महिलाओं के लिए कितनी समस्या? और हमारे लिए इससे बहुत समस्या है, क्योंकि मतलब आम जनता के लिए भी है, लोग निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं कि यहाँ टॉयलेट बाथरूम है और जाना पड़ता है तो ना उसके अंदर पानी है ना ही, और इस समय सारे इतने ज़्यादा गंदे पड़े हैं इससे, क्योंकि बीमारी और भी समस्याएँ। खुले में अगर जाते हैं तो मतलब यह है कि जंगल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ मतलब जाने के लिए रोक लगी हुई है कि वहाँ नहीं जा सकते हैं। इसलिए आप प्लीज़ हमारी समस्या को समझिए और इस बात पर आप गौर करिए, और बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं, और आप जल्द से जल्द इसको ठीक करा दीजिए। चोरगलिया नंधौर नदी में वाहन स्वामियों ने उचित भाड़ा नहीं मिलने से हड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि गौला व नंधौर नदी से सबसे ज़्यादा सरकार को राजस्व जाता है, लेकिन उचित भाड़ा नहीं मिलने से गौला व नंधौर नदी के वाहन स्वामियों ने अपने वाहनों से उपखनिज की निकासी से इनकार कर दिया है। आइए देखते हैं पूरी खबर एबीपीएल न्यूज़ संवाददाता राकेश जोशी के साथ। चोरगलिया नंधौर नदी के गेटों का शुभारंभ भले ही कर दिया गया हो, लेकिन वर्तमान में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। चाहे गौला की बात करें, चाहे नंधौर की बात करें, लेकिन यहाँ जो उत्तराखंड सरकार को सबसे ज़्यादा जो खनन से राजस्व जाता है वो गौला और नंधौर नदी से जाता है। लेकिन वर्तमान में जो वाहन है वो वाहनों का आवागमन यहाँ पर रुक चुका है, जिसके चलते हुए आप देख सकते हैं ये चोरगलिया क्षेत्र है जहाँ तमाम वाहन स्वामी लोग जो है मौजूद है, और इन लोगों ने हड़ताल करी है कि इनका जो उचित भाड़ा है वाहनों का वो उचित भाड़ा नहीं मिल रहा है, जिसके चलते हुए आज यहाँ जो है
तमाम वाहन स्वामी लोग मौजूद हैं। इनसे कुछ वाहन स्वामी लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर कितने रुपए का इन्होंने भाड़े की मांग करी और कितना जो है क्रेशर स्वामी इन लोगों को भाड़ा दे रहा है। हमारे बीच में यहाँ पे देख सकते हैं कई वाहन स्वामी लोग हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से गौला की बात करें चाहे नंदौर की बात करें, गेटों का शुभारंभ हो गया है, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वाहनों का आवागमन नहीं हो रहा है। कितने भाड़े की आप लोगों की मांग है? देखिए, वन निगम द्वारा अक्टूबर से वाहन स्वामियों द्वारा अपने जो वाहनों का रिन्यूअल था, नवीनीकरण था, वो प्रारंभ करा दिया गया था। तो वाहन स्वामी अक्टूबर से अपने वाहनों का टैक्स फिटनेस कराकर बैठे हैं और अब दिसंबर भी ख़त्म होने को आया है, लेकिन अभी तक जो है उचित भाड़े की जो हमारी मांग है वो हमें नहीं दिया जा रहा है। लगातार यहाँ पर क्रेशर स्वामियों द्वारा, उद्योगपतियों द्वारा जो हमारे श्रमिक हैं और जो जितने भी वाहन स्वामी हैं उनका शोषण किया जा रहा है। देखिए, नंदौर क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो धूल खाएं हम, मिट्टी खाएं हम, जाम लगे हमारे क्षेत्र में, लेकिन हमें उसके बाद भी उचित जो भाड़ा है हमारी कोई नाजायज़ कोई मांग नहीं है। हमारी केवल एक मांग है कि हमें 35 रुपये कुंटल भाड़ा पूरे सीजन, जो एक खनन सत्र है 2021 और 22, पूरे सीजन हमें केवल एक रेट 35 रुपये कुंटल का भाड़ा हमारा तय कर दिया जाए और उसे बिल्कुल पूरे सीजन हमें दिया जाए। उसमें बिल्कुल बीच में कोई बिना बताया कोई पिछले वर्षों की तरह घटाया नहीं जाएगा। पूरे सीजन 35 रुपये हमारी केवल एक सूत्री मांग और एक मांग है, 35 का भाड़ा हमें दिया जाए और पूरे सीजन दिया जाए। नहीं तो अनिश्चित काल के लिए जो हमारे निगम के गेट हैं सभी वाहन स्वामियों द्वारा स्वैच्छिक रूप से उन्हें बंद कर दिया जाएगा और कोई भी गाड़ी अंदर खनन के कार्य में नहीं जाएगी। क्रेशर स्वामी द्वारा कितने रुपए का जो है भाड़ा आपको जो है मिल रहा है इस समय? देखिए, जहाँ गौला में क्रेशर स्वामी और जो वाहन स्वामियों की जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने वहाँ का 30 रुपये का भाड़ा निर्धारित किया गया है, जबकि नंदौर में चोरगलिया वाहन स्वामियों के लिए अभी तक कोई भी रेट निर्धारित नहीं किया गया है। उनका कहना है जो पिछली बार का 26-27 रुपये का रेट था अभी वही है। जब नदी खुलेगी और जगह सब नीचे के रेट तय होंगे उसके बाद यहाँ का रेट तय किए जाएंगे। चोरगलिया के जो नंदौर के वाहन है उनका अभी तक कोई भी 1 रुपया जो भाड़ा तय नहीं किया गया है। पिछले वर्षों का जो 26-27 रुपये का भाड़ा था उसी में वो माल लेने के लिए अभी बात कर रहे हैं। जिस तरीके से 35 रुपये का आपका भाड़े की मांग है, अगर ये मांग जो है क्रेशर स्वामी द्वारा पूरी नहीं करी जाती तो आपकी हड़ताल जारी रहेगी? हाँ, आज उसी विषय में यहाँ पर सभी ग्रामीणों और वाहन स्वामियों के द्वारा मीटिंग की गई है, जिसमें एक निष्कर्ष यहाँ पर यह निकला है कि जब तक का हमें 35 का भाड़ा नहीं दिया जाएगा तब तक हम गेट नहीं खुलने देंगे और ना ही कोई खनन कार्य चोरगलिया नंदौर क्षेत्र में होगा। बिल्कुल देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ के जो वाहन स्वामी लोग हैं उनका सीधे तौर पे कहना है कि जब तक 35 रुपये का भाड़ा इनको क्रेशर स्वामी द्वारा नहीं दिया जाता है तब तक जो है इन लोगों की हड़ताल जारी रहेगी, क्योंकि दिसंबर माह बीतने को है और अभी तक वाहनों का आवागमन नहीं हुआ है, जिससे यहाँ के वाहन स्वामियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कालाडूंगी में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का विधानसभा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अब्दुल वहाब मुफ्ती कासिम ने सम्मेलन का संबोधन किया। वहीं उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी व भाजपा को ही मुस्लिमों का सच्चा हितैषी बताया। पार्टी के प्रधानमंत्री जब 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले वो अल्पसंख्यक समाज की बात करते हैं, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, रोजगार की चिंता करते हैं, उज्जवल भविष्य की चिंता करते हैं। अल्पसंख्यक समाज जो वंचित था उसको उठाने का काम किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2014 के बाद IAS और PCS बनाने का काम किया है मुस्लिम समाज को, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव हो पाया है। आज हम अपने केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनको ले जा करके बूथ और शक्ति केंद्र और मंडल में जा करके भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को ले जा करके आज हम मुस्लिम समाज से आज निवेदन कर रहे हैं कि जो मिशन है 2022 का, जो आपकी पार 60 पार युवा सरकार है, उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और अल्पसंख्यक समाज की जो भागीदारी है उसको बढ़ाने का काम अल्पसंख्यक समाज करें। चाहे वो उज्ज्वला योजना है, सौभाग्य योजना है, जनधन योजना है, अटल आयुष्मान योजना है, खाद्यान्न योजना है, इतनी सारी सेवाएं आखिर हमने दी हैं, तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी को इस बार बहुत बड़े बहुमत के साथ और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी की पुनः 2022 में सरकार बने। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन उत्तराखंड भी पहुंच गया है। राजधानी देहरादून में पहला ओमिक्रॉन का मामला सामने आया है। देहरादून की कांवली निवासी युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। युवती 8 दिसंबर को स्कॉटलैंड से भारत पहुंची थी। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर सैंपल की जांच में RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई थी और लैब रिपोर्ट के अनुसार युवती का सैंपल 12 दिसंबर को पॉजिटिव पाया गया था।
इसके बाद युवती घर पर ही आइसोलेट हो गई। युवती को जिला IDSP यूनिट ने 14 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहने और होम आइसोलेशन के कड़े निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए थे। जिला सर्विलांस इकाई द्वारा युवती की निरंतर निगरानी की जा रही है और उसके माता पिता का सैंपल भी जांच के लिए भेज दिया गया है। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।